सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 शैमोशी भाग 2 के षष्ठः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा नामक शीर्षक को शुरू करेंगे। सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। सौहार्द प्रकृति की शोभा है। सौहार्द मतलब आपस में प्रेम से रहना ही सौहार्द का मतलब होता है। पाठ का मतलब क्या हुआ कि सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। प्रकृति की शोभा क्या है? आपस में मेल जोल बढ़ाकर रहना, एक दूसरे की इज्जत करना और प्रेम से रहना। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। अयं पाठः परस्परं स्नेह सौहार्द पूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण यानी प्यार से रहने का व्यवहार का बोध कराता है, यानी आपस में प्यार से रहने के लिए कहता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः। मतलब इस समय हम देखते हैं कि समाज में लोग स्वाभिमानी हो गए हैं। स्वाभिमानी मतलब अभिमान करने लगे हैं, एटीट्यूड में रहने लगे हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे को छोटा समझते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयति। स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वे दूसरे के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। केवल खुद का काम होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, मुझे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की भावना आज हमें हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं संजातम् नीचरै नीचरति नीच नीच ही सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। क्या है कि उनके जीवन का उद्देश्य अब ऐसा हो गया है कि नीच अनीच, अति नीच से नीच सभी उपायों से फल की ही साधना करते हैं। मतलब आजकल के लोगों का केवल एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि कितना ही बुरा काम क्यों ना करना पड़े, नीच हो, अनीच हो, अति नीच हो, उससे भी बहुत नीच यानी बहुत गिरा हुआ काम भी अगर हमारे को करना पड़ रहा है तो हम करेंगे। हमारे स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए हमें हमारा बस स्वार्थ पूरा होना चाहिए। अगर किसी का स्वार्थ किसी को मारने से पूरा होता है तो वह उसको मार भी देगा। इस प्रकार के खबरें और हम सूचनाएं हमारे को हमारे आसपास देखने को मिलती है। बस स्वार्थ पूरा होना चाहिए। आज समाज की यह स्थिति हो गई है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहितं आत्माभिमानं दर्शयेन् प्रकृतिः मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। क्या है, एक बार पंक्ति शब्द समझते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहितं आत्माभिमानं दर्शयेन्। इसलिए समाज में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्थित आत्म अभिमान को दिखाते हुए, आत्माभिमान जो है पशु पक्षियों के माध्यम से आत्माभिमान यानी एटीट्यूड को दिखाया गया है। प्रकृति मातु यानी जो प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं कि काल और गुण यानी समय और गुण का सभी के लिए महत्व होता है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये पाठ हमें सिखाता है। आइए पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इस पाठ के अंदर। वनस्य दृश्यं समीपे
अविवेका नदी बहती। वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति परमं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षामारूढ़ः। क्रोधित शेर उसे पकड़ना चाहता है, किंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी वृक्ष से नीचे आकर कोई दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परमं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। मतलब क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। मतलब बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर खुशी से भरा कलरव करते हैं। आपको समझ में आया होगा, एक वन का दृश्य है, नदी बह रही है, एक शेर है जो कि सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आता है, उसकी पूंछ को छेड़ता है, खेलता है उससे और ऊपर जाके बैठ जाता है पेड़ पर जाकर। जैसे ही शेर उसको पकड़ता है तो दूसरा बंदर आता है, फिर उसके कान खींच कर चले जाता है। और ये सारा दृश्य जब पशु पक्षी देखते हैं तो वह सिंह के ऊपर हंसते हैं। अभी तक हमने ये देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुष्ट जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। नींद भंग होने से दुखी वन का राजा होते हुए भी छोटे जीवों द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता है? सिंह बोलता है क्रोधेन गर्जन। क्रोधेन गर्जन मतलब क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। अरे मैं वन का राजा हूं, क्या भय उत्पन्न नहीं होता। किमर्थम मावेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। मतलब किस लिए मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो, तुम सब मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो एक वानरः, एक वानर, एक बंदर बोलता है, यतः त्वम वनराजः भवितुम तू सर्वथा अयोग्यः। क्योंकि तुम वनराज हो किंतु सर्वथा अयोग्य हो। तुम बोलते तो हो तुम वनराज हो यानी वन के राजा हो, लेकिन तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, तुम अयोग्य हो। राजा तू रक्षकः भवति परम भवान तू भक्षकः। मतलब राजा तो रक्षक होता है, वो तो रक्षा करता है, परंतु आप तो भक्षक हो, आप तो हमारा भक्षण करते हो, हमारे को खाते हो। अपि च स्व रक्षायामपि समर्थः नासि तरहि कथम अस्मान् रक्षसि। और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। आप तो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो हमसे, तो हमारी रक्षा दूसरों से कैसे करोगे। इसलिए आप लायक नहीं हो राजा बनने के, वनराज बनने के आप लायक नहीं हो। इसके बाद आगे बोलते हैं,
अन्य वानरः यानी जो दूसरे वानर है वो बोलते हैं, या दूसरा वानर है वो बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही, क्या तुमने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी है। अब पंचतंत्र एक पुस्तक है, ये ऐसा आप समझ सकते हो कि जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनका धर्मशास्त्र है ना। तो मतलब जो मनुष्यों का धर्मशास्त्र अलग अलग होते हैं, वेद पुराण गीता है ना, ये सब होते हैं। इसी तरीके से पशुओं का धर्मशास्त्र क्या माना गया है, पंचतंत्र माना गया है। इसमें पशु पक्षियों की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। इसकी रचयिता विष्णुगुप्त हैं, है ना, ये विष्णु शर्मा। तो वो बोलता है, क्या तुमने पंचतंत्र की कथा एक पंक्ति नहीं सुनी, क्या नहीं सुनी, यो न रक्षति वित्रस्तान पीण्यमाना परहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। मतलब जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, प्रजा अगर पीड़ित है ना, शोषित है, वो दुखी है और राजा उनकी सहायता नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता है, तो वो राजा है वो यमराज के तुल्य है, यमराज के समान है। तो तुम भी वैसे ही हो। तो काकः बोलता है, काकः मतलब कौवा बोलता है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वानराजः भवितुम तु अहमेव अयोग्यः। तो वो कौवा बोलता है, हाँ सत्य कहा है भाई, वास्तव में राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। कौवा बोलता है, मैं हूँ राजा बनने के योग्य तो पिकः मतलब कोयल बोलती है, उपहसन मतलब हंसते हुए कहती है, कथम तुम योग्यः वनराजः भवितुम, तुम वनराज बनने के योग्य कैसे हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणामाकुली करोषि, यहाँ वहाँ काँव काँव की कर्कश यानी कटु ध्वनि के द्वारा वातावरण को व्याकुल करते हो, जो वातावरण है उसको गंदा करते हो। ना रूपम, ना तो रूप है, ना ध्वनि अस्ति, ना आवाज है, कृष्ण वर्णम काला वर्ण है, मेधा मेध्ये भक्षकम त्वाम कथम वनराजमन्यमहे वयम, काले रंग वाले, पवित्र और अपवित्र खाने वाले तुमको हम कैसे वनराज मान सकते हैं। तुम्हारे में क्या है जो हम तुम्हारे को वनराज माने। ना तुम्हारे पास शक्ल है, ना तुम्हारे पास सूरत है ना, ना तुम्हारे पास ध्वनि है, और तुम खाते भी क्या हो, जो भी तुम्हारे को मिल जाता है, पवित्र हो अपवित्र हो, जो भी मिलता है वो सब तुम खा लेते हो। तुम्हारे को हम कैसे वनराज बना लें। तो ये कौन बोलती है, पिकः बोलती, किसको बोलती है, काकः को बोलती है। तो काकः इसके पलट जवाब में बोलता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जलती हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तरहि त्वं किम गौरांगः, यदि मैं काले रंग का हूं तो क्या तुम गौरी हो क्या। मैं काले रंग का हूं तो तुम गौरी हो क्या, ऐसे काक बोलता है। अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेत काकः दशेद इति प्रकारेण। क्या है कि क्या तुम भूल गई कि मेरी सत्य प्रियता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, यानी मैं इतना सच बोलता हूँ कि लोग मेरा उदाहरण देते हैं। जैसे झूठ बोले तो कौवा काटे, इस प्रकार से झूठ बोले तो कौवा काटे, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारे को कौवा काटेगा, यह आपने सबने सुना ही होगा। तो इस प्रकार से जो काक है, कौवा है, अपनी सत्यप्रियता यानी अपने सच बोलने के गुण को इस पंक्ति के द्वारा स्थापित करता है। ठीक है, उसको सबूत देता है। तो अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रतीतम, हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है, यानी सब लोग जानते हैं मेरी एकता को। अपि च काक चेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, और काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि 5 गुण अगर विद्यार्थी में है तो वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होता है।
उसमें वो श्लोक कुछ इस तरीके से कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण है विद्यार्थी के। तो उसमें से जो पहला है काक चेष्टा, काक की तरह इच्छा, कौवे की तरह इच्छा होनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर। जैसे कौवे के अंदर इच्छा होती है ना, तो जब भी उसके अंदर कोई भी इच्छा होती है तो वो उसको पूरा करता है। जैसे वो प्यासे कौवे की कहानी है, उसमें एक इच्छा जगी थी कि मुझे पानी पीना है, तो उसने कैसे ना कैसे करके परिश्रम कर करके उसमें से पानी पी लिया। इसी तरीके से विद्यार्थी के अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर कौवा अपना मत स्थापित कर रहा है कि देखो पूरे विश्व के अंदर मुझे सब लोग जानते हैं। तो पिका बोलता है अलम अलम अति विकथनेन, बस करो डींग मारना, किम विस्मरते यत, डींग मारना कम करो, क्या तुम भूल गए हो कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काक पिक। मतलब कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर, कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। ये आपको समझना है। ये श्लोक आया था 6ठी 7वीं में भी आया था ये श्लोक, कि इसमें ये बताया जाता है कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। तो कैसे पता लगाओगे कि कौन कोयल है और कौन कौवा है? ठीक है, इसका पता तभी चलता है कि जब उचित समय आता है। जब वसंत समय आता है तो कौवा भी बोलता है और कोयल भी बोलती है। तो कोयल बोलती है मीठा, कौवा बोलता है कर्कश यानी कटु। तो दोनों में पता चल जाता है कि कौन अच्छा, कौन कोयल है, कौन कौवा है। इसी तरीके से बहुत से विद्यार्थी हैं, कौन सा विद्यार्थी अच्छा है, कौन सा विद्यार्थी थोड़ा शरारती है, ये पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही समय आता है, टीचर जैसे ही बाहर निकल गए कक्षा से, फिर उसके बाद पता चलता है कि कौन विद्यार्थी अच्छा है और कौन विद्यार्थी शरारती है। इस प्रकार से पता चलता है ना। तो समय आने पर सबका पता चल जाता है। ऐसे पता यहाँ बता रहे हैं पिकह। आगे बढ़ते हैं। तो काकः बोलता है रे परभृत अहम यदि तम समतति ना पाल्यामि तरह कुत्र स्यु पिकाहा। मतलब अरे परवश कोयल, मैं यदि तुम्हारी संतानों को नहीं पालता हूँ तो कोयल कहाँ है? कोयल आएगी नहीं अगर मैं तुम्हारे संतानों को नहीं पालूंगा तो। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणा करने वाला पक्षी सम्राट कौवा हूँ। तो गजः बोलता है, इतने में ही गजः भी वही था भाई। तो वो बोलता है समीपतः एवागच्छन्, अरे अरे सर्वं संभाषणं श्रवन्नेवाहम् अत्रागच्छम्, पास ही आकर अरे अरे सभी संभाषण को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशूलेन पोथयित्वा मारिष्यामि। शेर हो अथवा अन्य कोई भी वन्य पशुओं को तो परेशान करते हुए मैं अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा। किमन्य कोऽप्यसि एतादृशः पराक्रमी, क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है? अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। तो ये सुनकर वानर बोलते हैं अरे अरे एवं वाह, अरे अरे ऐसा है क्या? तो फिर ब्रैकेट में लिख रखा है, ये जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना, इसका मतलब परिस्थिति होती है ना, कि वहाँ पर ये नाटक है ना एक, तो नाटक के अंदर परिस्थिति कैसी है। तो वो बोलते हैं शीघ्र में गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। बोले ऐसा है क्या? शीघ्र ही हाथी की पूंछ को पकड़ कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, खींचता है पूंछ को और ऊपर चढ़ जाता है। तो फिर परिस्थिति आ रही है, क्या है कि गजः तम वृक्षमेव स्वशूलेन आलोड़ितुम् इच्छति परमं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षो मारोहति।
हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से गिराना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षाद वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ता देखकर शेर हंसता है और बोलता है, क्या बोलता है? सिंह भो गजः मामपे वमेवात तुदन एते वानराः। हे हाथी, ये बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान करते हैं। तो वानरः बोलते हैं, एतस्मादेव तु कथयामि यदहमेव योग्यः वनराजपदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहः गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। इसी कारण से तो कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतूनां रक्षाय वयमेव क्षमाः। अतः वन्य जीवों की रक्षा करने में हम ही समर्थ हैं। ये कौन बोलता है? बंदर कहता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना, कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, एक दूसरे के अवगुणों को, एक दूसरे की बातों को उछालना। इस प्रकार से हमारे को सीखने को मिलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एकः बकः। यह सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला बोला। बकः मतलब बगुला बोला। ये सब बातें जैसे चल रही थी, पास में एक बगुला भी था, तो वो बोलता है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा बनने के योग्य है। लो भैया, अब बकह भी, ये बगुला भी बोलने लग गया कि मैं हूँ राजा, तो मेरी तो बात ही नहीं कर रहा कोई भी। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञय इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदमल कुवर्णै जंतु विश्च मिलित्वा रक्षोपायन क्रिया विताम कारिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ते योग्यः। अब बगुला जो है अपनी योग्यता सिद्ध करता है, अपनी योग्यता बताता है कि मैं कैसा हूँ। तो वो क्या बोलता है? मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान मग्न स्थिर बुद्धि वाले के समान स्थित रहकर सभी की रक्षा के उपायों की चिंता करूँगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। ऐसा कौन कहता है? बगुला कहता है। तो बगुला की बात सुनकर पास में ही कौन था? मयूर था। मयूर यानी मोर था। तो मयूरः वृक्षोपरीतः अट्टहास पूर्वकम, मतलब वृक्ष के ऊपर जोर से हंसते हुए मयूर कहता है, विरम विरम आत्मश्लाघया किम न जानासि यत्। तो क्या बोलता है? रुको रुको, अपनी प्रशंसा बस करो, क्या नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते। तब एक श्लोक बोलता है, यदि न स्यान् नरपति ही समिंग नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नौरिव। मतलब यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। ऐसा समझो कि अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो प्रजा डूब जाती है। इस प्रकार से को ना जानाति तब ध्यान अवस्थवम, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञे इति व्याजेन वराकान मिनान छलेन अधिगृहे क्रूरतया बक्ष्यसि। स्थित बुद्धि वाले ऐसे बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर क्रूरता पूर्वक खा जाते हो। बगुला ये तो करता है, छल से काम करता है। धिक् त्वाम तव कारणात् तु सर्वं पक्षी कुलमेवावमानितं जातम। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित ही होता है। इस प्रकार बच्चों आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे के पाठ को हम कल पढ़ेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।